जय श्री राम एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज की हमारी क्लास के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ओहम्स लॉ। तो आज हम ओहम्स लॉ की स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी वगैरह के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओहम्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहले तो जो ओहम्स लॉ है, यहाँ पे 10th क्लास तक भी हमने ओहम्स लॉ पढ़ा हुआ है, उसमें हम इसकी स्केलर फॉर्म पढ़ते हैं और अभी हम 12th में इसकी वेक्टर फॉर्म को भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी स्केलर फॉर्म देख लेते हैं। देखो, ओहम्स लॉ बेसिकली बताता क्या है, किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब उस करंट के मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा कि वो किस पे डिपेंड करता है। एक वायर हमने ली, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो करंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स ऑफ द वायर। इस वायर के दो एंड्स के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उस पे डिपेंड करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है दैट मीन्स करंट भी ज्यादा होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो दैट मीन्स करंट भी कम होगा, ठीक है। तो ओहम्स लॉ यही बताएगा कि इस वायर में करंट है वो किस पे डिपेंड करता है। एक तरह से हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा करंट होगा इस वायर में, जितना ज्यादा करंट होगा, इस वायर का खुद का एक रेजिस्टेंस भी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें एक वायर में करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि इस वायर में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, या हम जो बोलेंगे कि वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रही है। वोल्टेज ड्रॉप होने का मतलब किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर करंट का फ्लो करना, बस। अगर एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज भी है, इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप होना, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगी, जीरो होगी। तो वोल्टेज ड्रॉप के लिए हमारे पास करंट भी चाहिए और रेजिस्टेंस भी चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि किसी भी वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिपेंड करेगा उसके करंट के ऊपर। और अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा दें तो एक कांस्टेंट आ जाएगा R। ये जो R है इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, या फिर हम बोल देंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो ये है हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर, हमारा ओहम्स लॉ की स्केलर फॉर्म है। इसमें मींस डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं, इसमें सारी क्वांटिटीज क्या है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हो गई। अभी हम इसका डेरिवेशन देखते हैं ओहम्स लॉ का। तो डेरिवेशन आया कहां से है, मीन्स ये जो ओहम्स लॉ का हमने मैथमेटिकल फॉर्म जो हमने देखी V इज इक्वल टू आई आर, अब हम इसके बारे में स्टडी करने वाले कि ये कहां से आई है। देखो, अभी तक हमें पता है कि करंट किसके इक्वल होता है, N E A V D, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे VD क्या हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि किसके इक्वल है, E टाउ बाई M। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस या फिर लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को फर्स्ट करंट के अंदर पुट कर दो, तो I इज इक्वल टू आ गया NEA। VD की जगह हमने पुट किया E टाउ बाई M, E की जगह पुट कर दिया V बाई L, ठीक है। अब इसमें से जो टर्म डबल है उसका स्क्वायर कर लो, N एक बार है, E दो बार है, NE स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद A एज इट इज, फिर उसके बाद टाउ एज इट इज, और यहाँ पे हो गया ML, और यहाँ पे हो गया V, ठीक है। अब देखो हमारे पास V एक साइड में सिर्फ सिंगल टर्म है, तो इस पूरी टर्म को इस साइड ले आओ, तो V इज इक्वल टू ML डिवाइड बाई N E स्क्वायर A टाउ, और ये हो गया करंट। तो ये फॉर्म और इस फॉर्म को अगर मैं कंपेयर करूं तो इस साइड में V की जगह V आ गया, I की जगह इस साइड में I आ गया,
तो ये जो पूरी टर्म है ये किसके इक्वल हो गई, रेजिस्टेंस के इक्वल हो गई। तो यहाँ पे जो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया है रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। रेजिस्टेंस की इतनी वैल्यू है, एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं कि एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। सिंपल, ये जो जो भी सारी की सारी वायर्स होती हैं जो हम घर में देखते हैं या फिर रोड पे, गली में, खेतों में, जो भी हम वायर्स देख रहे हैं जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, वो ये वायर है। इस वायर की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। लेंथ और एरिया हो गया, इसका मास हो गया। एन और ई क्या है, एन इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ई उस पे चार्ज हो गया, और टाउ इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई और ये तुम्हें याद भी रखनी है। अगर बाई चांस, वैसे तो पूरा ही याद रखना है, फिर भी अगर भूल जाओ तो ये पक्का याद रखना है कि ये एन और टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एन और टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एन डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, एन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, एन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, और टाउ डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। टाउ डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। टाउ मीन्स रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, और एन डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। ठीक है, पढ़ लिया हमने ओहम्स लॉ। यही था कि इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर, करंट जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स प्रोवाइडेड अदर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट। बाकी की फिजिकल कंडीशंस को अगर हम कांस्टेंट बोल दें, ये अदर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ी देर के बाद हम स्टडी करेंगे। इतना क्लियर है, इसका फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन क्लियर है, इसका ग्राफ और देख लो। हो गया ये क्लियर? इधर बना देते हूँ छोटा सा ग्राफ, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। देखो ग्राफ तुम v और i के बीच में बनाओगे तो स्ट्रेट है, और ये हो गया इसकी स्लोप v बाई आई, जो किसके इक्वल हो गया, रेजिस्टेंस के इक्वल। अगर इधर v है और इधर i है तो स्लोप होगी इसकी रेजिस्टेंस, और अगर इसका उल्टा हो गया, इधर करंट हो गया और इधर वोल्टेज हो गई, तो स्लोप क्या होगी, I बाई वी, जो हो गया 1/r। और 1/r हमारे पास क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, तो इसका जो स्लोप होगी वो कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है ओहम्स लॉ की स्केलर फॉर्म। अब हम देखेंगे ओहम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। अब ओहम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को स्टडी करने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, वरना तो इसमें जो टर्म्स आएंगी वो हमें पता ही नहीं होगी कि वो है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले जो बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था, रेजिस्टेंस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है। अब रेजिस्टेंस को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसका मतलब है रुकावट। ठीक है, सिंपल रुकावट हो गई। ठीक है, ऑब्स्टेकल हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई किसी भी चीज के रास्ते में। अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो अब रुकावट किसके रास्ते में होगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर रहे हैं तो करंट के रास्ते में रुकावट होगी। तो ये रेजिस्टेंस है क्या, इट इज द अपोजिशन, मतलब रुकावट पैदा करना। कौन करेगा, इंसुलेटर तो कर नहीं सकता, क्योंकि इंसुलेटर में से तो करंट ही पास नहीं होगा, तो कौन करेगा, कंडक्टर। बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जब कंडक्टर के अंदर से करंट पास कर रहा होगा तब कंडक्टर एक अपोजिशन, इसका अपोज करेगा। तो उसी अपोजिशन को वो कितना अपोज कर रहा है, उसकी वैल्यू को, उस क्वांटिटी को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेमीकंडक्टर भी आ सकता है, लेकिन हम सिंपली कंडक्टर मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन तो ये होगी। लेकिन अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो R इज इक्वल टू हो गया V बाई आई। इसको हम बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड
as the ratio of potential difference across the ends of the conductor to the current flowing through it. Current flowing through it. जब किसी भी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डिवाइड में उस कंडक्टर के अंदर से जितना करंट फ्लो कर रहा है। देखो, अगर तुम्हें कभी डेफिनेशन ना आए ना किसी भी चीज की, अगर उसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूले से डेफिनेशन बना के लिख दो। जैसे इससे बन गई, ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। पोटेंशियल डिफरेंस टू द, ये डिवाइड के सिंबल को हम डेफिनेशन में बोलते हैं टू द। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। थोड़ा सा और मक्खनबाजी करना हो तो अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, सिंपल एक दो वर्ड जोड़ दो, वरना तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां से देखो, V को हम बोलते हैं वोल्ट, I की जो यूनिट होगी एम्पियर हो गई। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम। तो जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या हो गई? ओम हो गई। ठीक है, ओम। इसका सिंबल हो गए इस तरह से, कोई इसको ओमेगा पढ़ता है, कोई इसको ओम पढ़ता है। ठीक है, तो सिंपली हो गया ओम। क्लियर? अब एग्जाम में कई बार डेफिनेशन पूछ लेता 1 ओम की। 1 ओम को डिफाइन करो, 1 वोल्ट को डिफाइन करो, 1 एम्पियर को डिफाइन करो, 1 जूल को डिफाइन करो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करो। ये जब 1 लगा के देता है ना, ऐसे बहुत बार डेफिनेशन पूछी जाती है, तो इनको याद नहीं करना होता, बनाना सीख लो। देखो, ओम्स ये है 1 ओम। 1 ओम कब होगा? जब 1 ओम कब होगा? 1 वोल्ट हो और 1 एम्पियर हो। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन को क्या बोलेंगे? देखो, इसके साथ लिख दो, इट इज द रेजिस्टेंस। 1 ओम क्या है? रेजिस्टेंस है। इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस offered by the conductor. It is the resistance offered by the conductor when 1 volt potential difference is applied across the ends of conductor, across the ends of conductor, so that 1 ampere current passes through it. बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। सिंपली 1 ohm is defined as when 1 volt potential difference is applied across the conductor and 1 ampere current is flowing through it. जब इसके अंदर से 1 ampere current flow कर रहा है, 1 ampere current flow करेगा जब 1 volt potential difference अप्लाई करेंगे, तो उस सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा? 1 ohm का आ जाएगा। क्लियर है तीनों डेफिनेशन? अब यहां से आगे देखो कि जो रेजिस्टेंस है, नोट कर लो, अगर नोट करनी है तो। ये हो गई नोट? थिंक हो गई होगी। अभी देखो, अब रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले तो जो रेजिस्टेंस है डिपेंड किस किस पे करता है। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला तो हो गया ये वाला, ml डिवाइड बाई n ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, तो सबसे पहले इट डिपेंड अपॉन डायमेंशन ऑफ मटीरियल। इट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ मटीरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा नेचर ऑफ मटीरियल पे डिपेंड करेगा।
तीसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, डायमेंशन ऑफ मटेरियल मींस लेंथ और एरिया, डायमेंशन ऑफ मटेरियल मतलब लेंथ और एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे तभी तो उसके अंदर हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ हमें टाउ का पता चलेगा, तो ये इन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, तो हम बोलेंगे कि डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ मटेरियल ए और एल की फॉर्म में, नेचर ऑफ द मटेरियल एन की फॉर्म में और टेम्परेचर टाउ की फॉर्म में, ठीक है। जनरली हम बोलते हैं कि जो टेम्परेचर होता है जिसपे ओहम्स लॉ वर्क करता है, इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है ओहम्स लॉ की, जो हम इसके बाद स्टडी करेंगे। उसकी लिमिटेशंस क्या है कि ये जो ओहम्स लॉ है नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर के ऊपर ही एप्लीकेबल है, ना बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पे ना ही बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसकी लिमिटेशन के अंदर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना देखो, क्लियर है। इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, ये इसका फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस का, ठीक है। अगर मैं इसमें से एम एन ई स्क्वायर टाउ को अलग करके एल और ए को अलग कर दूं, तो ये जो टर्म है इसको हम बोलेंगे रो। रो क्या हो गया हमारे पास, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। देखो फर्स्ट टर्म थी हमारे पास रेजिस्टेंस, अब सेकंड टर्म है हमारे पास रेजिस्टिविटी, और इस रेजिस्टिविटी को हम बोलते हैं एक और टर्म स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, क्लियर है। रो मतलब रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। तो यहां से देखो अगर मैं सिर्फ रो को डिफाइन करूं तो रो का फॉर्मूला हो गया m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, क्लियर है। और इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, देखो यहां से इसकी रो की यूनिट, सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पे रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करेगी, रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स दो फैक्टर पे, एक तो नेचर एन है और टाउ है। देखो एन मतलब नेचर ऑफ मटेरियल, टाउ मतलब टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल और टी मींस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब इसकी यूनिट देखो, यूनिट कैसे निकालेंगे, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया आर ए बाई एल, आर की होम एरिया की मीटर स्क्वायर, एल की मीटर, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आ जाएगी होम मीटर, सिंपल। रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला डिपेंड करेगी, ये डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो रेजिस्टिविटी का मतलब कुछ ऐसा है, अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड में बताऊं, एक वायर हमने ली, मान लेते स्टार्टिंग में वो वायर 2 मीटर लंबी थी, मीन्स उसकी लेंथ 2 मीटर की थी, फिर हमने उसको काट के 1 मीटर की कर दिया। अगर वो पहले कॉपर की वायर थी, अब 1 मीटर की भी तो वो कॉपर की ही रहेगी ना, तो वो ऐसा तो नहीं है कि 2 मीटर की बजाय जब हमने उसको 1 मीटर कर दिया तो वो कॉपर की बजाय स्टील की बन गई हो, नहीं होता है ना। तो रेजिस्टिविटी मतलब नेचर कि वो कॉपर है, वो उसका नेचर है कि वो कॉपर है, वो स्टील है, तो इस तरह से उसके नेचर को रिप्रेजेंट करती है। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है, इट इज द, बिल्कुल सिंपल वर्ड में और स्मार्ट लाइन अगर आप बोलें तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल की नेचर की प्रॉपर्टी है और ये खुद मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मतलब अगर हम बेसिक लैंग्वेज में बोले, वैसे समझ आ गया होगा, फिर भी हम बोले, अगर हमने एक ह्यूमन ले लिया, कोई भी आदमी या कोई भी स्टूडेंट बॉय या गर्ल ले लिया, उसकी आउटर अपीयरेंस को अगर हम ऑब्जर्व करें, उसकी हाइट इतनी है, उसका लुक्स ऐसा है,
मतलब हमने उसके एक्सटर्नल फीचर को ऑब्जर्व किया, रेजिस्टेंस। उसके इंटरनल फीचर मतलब उसका बिहेवियर कैसा है, जो हमें जो उसका बिहेवियर होगा वो उसकी रेजिस्टिविटी होगी, मतलब उसका एक्चुअल नेचर रेजिस्टिविटी है। आउटर अपीयरेंस, उसकी हाइट वगैरह, ये सारा उसका क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एक्सटर्नल डायमेंशंस हो जाएंगे, जिसको हमने रेजिस्टेंस बोल दिया। आई थिंक हो गया होगा क्लियर। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्लियर हो गई। उसके बाद रेजिस्टेंस का एक और कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसके अपोजिट के बारे में भी देख लेते हैं कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे और ओह्म्स लॉ को भी स्टडी करेंगे। देखो, एक आ गया हमारे पास कंडक्टेंस। ये छोटे छोटे कंडक्टेंस को हम दिखाएंगे जी से, और कंडक्टेंस होता किसके इक्वल है, 1 by रेजिस्टेंस के। सिंपल, 1 by रेजिस्टेंस को ही हम कंडक्टेंस बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, 1 by ओह्म, मतलब कि ओह्म इनवर्स। इनवर्स इसको हम महो भी बोलते हैं, महो। कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी महो ओह्म इनवर्स। सिंपल। रेजिस्टेंस क्लियर, रेजिस्टिविटी क्लियर, साफ तो नहीं हो गई है ना, मतलब क्लियर समझ आ गई है। उसके बाद कंडक्टेंस हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी का दूसरा नाम होगा स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्पेलिंग ठीक है ना, हाँ, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रो होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी मतलब सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। 1/रो। रो की यूनिट क्या थी, ओह्म मीटर। ठीक है, तो सिग्मा की क्या हो जाएगी, महो पर मीटर। महो की बजाय हम एक यूनिट और बोलते हैं, साइमन। साइमन, महो को हम साइमन भी बोलते हैं, ओह्म इनवर्स को साइमन भी बोल सकते हैं, साइमन। ठीक है, और पर मीटर। ये हो गया हमारे पास कंडक्टिविटी। तो सिग्मा हो गई कंडक्टिविटी, रो हो गई रेजिस्टिविटी, और जी हो गया हमारे पास कंडक्टेंस। आ गई समझ में, चारों टर्म्स, चार ही टर्म है। अब इन चारों टर्म्स का यूज होगा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ के अंदर। ठीक है, अभी सबसे पहले हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ ले लेते हैं, नोट हो गया होगा। तो देखो, इसमें हम करंट से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है ऑलरेडी कि करंट होता है NEAVD, बिल्कुल सिंपल। ये भी हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, पता है ना, EE टाउ बाई M। वेरी गुड, ये हो गया। ठीक है, अब एरिया को करंट के डिवाइड में ले आओ, तो ये हो गया NE स्क्वायर। ठीक है, NE स्क्वायर A टाउ बाई M, और यहां पे रख लो E। ठीक है, और कुछ इसमें से नहीं है कुछ भी। और अब ये देखो, I बाई ए होता है करंट डेंसिटी। ये जो J मैंने लिख दिया, इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्लियर है। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डिवाइड बाई एरिया। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो करंट डेंसिटी के ऊपर होगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारे पास, कौन सी टर्म हो जाएगी, कौन सी टर्म हो जाएगी, ये रो। ये कौन सी टर्म है, रो है। देखो, हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, ML डिवाइड बाई NE स्क्वायर A टाउ, और एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रो L बाई A। तो यहां से दोनों को इक्वल पुट कर दो, NE स्क्वायर A टाउ। तो यहां से देखो, L से L कैंसिल, A से A कैंसिल,
तो यहाँ से गड़बड़ कहाँ हुई फिर? अरे ए को तो नीचे ले गई ना, तो ये बचा। अब देखो रो इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ये हो गई हमारे पास रेजिस्टिविटी। ये एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, इसलिए हमने डिवाइड में क्या कर दिया, रो कर दिया। इसकी बजाय में 1/रो को अभी हमने पढ़ा सिग्मा, तो ये हो गई वेक्टर फॉर्म, जिसमें से करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ बोलते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ या फिर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ के नाम से आएगा, या फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ के नाम से आएगा, या फिर रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी या फिर कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन डिराइव करो, किसी भी तरीके से इस डेरिवेशन को पूछ सकते हैं। इजी है बिल्कुल, कर लोगे। इसमें अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो, बाकी इजी सा टॉपिक है, हो जाएगा। उसके बाद इसमें से एक टॉपिक और है छोटा सा, रिलेशन बिटवीन रो एंड म्यू। यही है रिलेशन बिटवीन रो एंड म्यू के अंदर, ठीक है। रिलेशन वैसे डिराइव कर सकते हो रिलेशन बिटवीन रो एंड म्यू के अंदर, सिंपल है। करंट का फॉर्मूला हमारे पास यही NEAVD, ठीक है। अब यहां से A को इसके डिवाइड में ले जाओ तो J इज इक्वल टू NEVD, सिंपल। यहां से ये कई बार ऐसे 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ जाती है, वैसे करवा रही हूँ, बाकी तुम्हें खुद भी आ जाएगा। ये रो एंड म्यू के बीच में J इज इक्वल टू सिग्मा E एन ई, अभी पढ़ा ना हमने, J इज इक्वल टू सिग्मा E एन ई। VD किसके इक्वल था हमारे पास, याद करो, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, मोबिलिटी का फॉर्मूला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ चुके हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू, और अगर हमें रो चाहिए तो सिग्मा होती है 1/रो एन ई म्यू। ये रिलेशन हमने डिराइव कर दिया बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड द मोबिलिटी के बारे में। क्लियर है? इसमें से कुछ पूछना हो गया क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस के कुछ 2-3 न्यूमेरिकल्स देखेंगे अच्छे अच्छे, बाकी रेजिस्टेंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। एक बार हम रेजिस्टेंस का जैसे करंट डेंसिटी पढ़ लेते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, पैरेलल, शॉर्ट सर्किट, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, इनके बारे में स्टडी करेंगे, फिर रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल आएंगे। अभी थोड़े बेसिक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो अभी हम इसके कुछ न्यूमेरिकल देख रहे हैं, बट उससे पहले फॉर्मूला देखो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था हमारे पास L रो L बाई A। अब देखो हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे कि किसी की लेंथ चेंज हो रही है, किसी का एरिया चेंज हो रहा है, तो उनके लिए हम शॉर्टकट देख लेते हैं सबसे पहले तो। अब देखो वायर की अगर हमने लेंथ इंक्रीज कर दी है, या फिर उसका एरिया हमने इंक्रीज कर दिया, लेंथ को हमने डबल कर दिया, लेंथ को हमने हाफ कर दिया, किसी भी तरीके से अगर हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं या फिर उसको कंप्रेस कर रहे हैं, उसको बेंड करके बिल्कुल थोड़ी सी जगह में उसको रख रहे, क्या चीज है उस वायर की हमेशा सेम रहने वाली है? वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। ध्यान रखना इन सारे क्वेश्चंस के अंदर, रेजिस्टेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो अगर मैंने ऊपर लेंथ से नीचे भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 2 फॉर्मूले होंगे, रो, ठीक है, L बाई ए। अब तुम बोलो कि लेंथ से ही क्यों किया, हम तो एरिया से करेंगे, तो तुम एरिया से कर दो, ठीक है। क्यों? अभी देखो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। और इधर भी ऊपर क्या हो गया, वॉल्यूम, नीचे ए स्क्वायर। अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब रो भी कांस्टेंट, वी भी कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। रेजिस्टेंस हो गया एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इधर ये दोनों कांस्टेंट, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
ए स्क्वायर। ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो। कैसे? यहां से देखो, जिनको ये याद नहीं रखना है कैसे आ, तो डायरेक्ट कर सकते हो। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर, या फिर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। कैसे यूज करेंगे? जैसे देखो, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, जो हमारी लेंथ थी, अब इनिशियल रेजिस्टेंस था एल स्क्वायर के, ठीक है, फाइनल रेजिस्टेंस होगा एल फाइनल के, ठीक है। अब जो एल फाइनल है वो क्या है? डबल इट्स लेंथ, मतलब पहले वाली की डबल है। अब यहां से हमें पता चल गया ना कि जब लेंथ के अंदर कोई चेंज हो रहा है तो हमें ये फॉर्मूला ही नहीं लेना, हम डायरेक्ट ये ले लेंगे, क्योंकि इन्होंने एरिया से रिलेटेड कुछ मेंशन ही नहीं कर रहे हैं। तो सिंपली कितना हो जाएगा? 4l² और एल स्क्वायर की जगह आर आई आ गया, तो आर एफ इज इक्वल टू 4r i। सिंपल, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगर अब तुम बोलो कि नहीं हमें तो ये वाला कॉन्सेप्ट करना ही नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में समझाओ, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी कर लेते हैं। देखो, हमने कहा वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इनिशियल और वॉल्यूम फाइनल। वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इनिशियल लेंथ इनिशियल इज इक्वल टू एरिया फाइनल लेंथ फाइनल, ठीक है। अब इनिशियली एरिया ए होगा, लेंथ एल होगी, फाइनली एरिया हमें पता नहीं है, लेंथ हमें पता है कि 2l है, तो एल से एल कैंसल, तो यहां से फाइनल एरिया किसके इक्वल आ गए? इनिशियल एरिया डिवाइड बाय 2। फॉर्मूले में पुट कर दो। अब इन्होंने पूछा नया रेजिस्टेंस, पुराना वाला रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए, सिंपल, और फाइनल रेजिस्टेंस का रो एल एफ डिवाइड बाई ए एफ पुट करो। रो एल एफ की जगह हमें पता ही है 2l है, ए एफ की जगह a बाई 2 कितना होगा? 4 रो एल बाई ए, और ये किसके इक्वल है? आर आई, 4r i, ठीक है। यह तो बेसिक, ये मैंने इसलिए जल्दी जल्दी करवाया क्योंकि हम 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? यहां से ये वाला पॉइंट भी शॉर्टकट के उससे क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, रब कर दो, ये नोट कर लिया? नोट कर सकते हो। देखो, अब यहाँ पे बोला वायर इज स्ट्रेस्ड टू इंक्रीज द लेंथ बाय 1%, हमने लेंथ को 1% से इंक्रीज किया है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, लेंथ में चेंज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। जब भी जो एरर दे रखा हो या चेंज दे रखा हो 5% से कम हो, मींस छोटा हो एरर, ऐसा नहीं है कि ये 20, 25, 50% है तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर सिंपल है 1%, 2%, 3%, 4%, 5% तक हम यूज करेंगे डायरेक्ट, जो कि हमने +1 में एरर के केस में किया था, 2 del l बाई एल। अब लेंथ में कितना है इंक्रीमेंट हुआ? 1%, तो कितना आ जाएगा एरिया में? 2%, क्योंकि 1 इंटू 2 2%, तो एरिया में इंक्रीमेंट कितना आ गया? 2%। डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। सेम एरिया के केस में भी हो जाएगा 2 del a बाई ए, ठीक है। बट तभी जब ये परसेंटेज चेंज 5% या उससे कम हो, वरना तो वो बड़ा वाला मेथड अप्लाई करो, इनिशियल मान के फिर फाइनल उसके अंदर इंक्रीमेंट ऐड वगैरह करके, ठीक है। नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक रहता है ओहम्स लॉ की लिमिटेशन, वो पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। VI graph for the two resistor of the same material and same radius। A और B दो मटेरियल हैं, सेम है, जैसे कॉपर कॉपर है दोनों, ठीक है। दोनों की रेडियस सेम है, मतलब दोनों का एरिया सेम है, रेजिस्टिविटी भी सेम और एरिया भी सेम। लेंथ अलग अलग है, इनमें से एक की लेंथ L1 है, दूसरे की L2, हमें नहीं पता कौन सा L1 है और कौन सा L2 है। स्टेट विच ग्राफ इज फॉर L1, यही बताना है। तो देखो कैसे बताएंगे, ग्राफ दे रखा है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। हमें बताया रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है? V बाई
I के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो हमने दो रेजिस्टेंस ये ले लिए हमने, जैसे हमने, तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको ऐसे ले सकते हो, वोल्टेज सेम और करंट अलग अलग, या फिर इसका उल्टा ले लो, करंट एक और वोल्टेज अलग अलग हो जाएगी। तो मैंने इधर से खींच दिया ये, ठीक है। ये हो गया करंट बी का और ये हो गया करंट ए का। सेम वोल्टेज के ऊपर जो ए मटेरियल है उसका करंट आई ए है उसके अंदर, और उतनी ही वोल्टेज में बी मटेरियल पे करंट कितना है, आई बी है। तो यहां से देखो, इसको मैं ए कर देती हूँ और इसको मैं बी कर देती हूँ, ठीक है। अब यहां से देखो वोल्टेज सेम है, तो इसका मतलब सिर्फ करंट पे डिपेंड कर रहा है। सेम वोल्टेज पे आई ए ग्रेटर है आई बी से, आई ए ग्रेटर है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो मतलब आर ए लेस देन होगा आर बी से। यही कंक्लूजन निकला ना कि ए वायर का जो रेजिस्टेंस है उसकी जो स्लोप है वो कम होगी बी से। अब रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर रेजिस्टेंस कम है ए का तो लेंथ ऑफ ए भी कम होगी लेंथ ऑफ बी से, ठीक है। ए मटेरियल की लेंथ कम होगी, और लेंथ कम किसकी है, L2 की, तो L2 लेस देन L1, मतलब जो 2 वायर है वो रिप्रेजेंट कर रही है 2 ए को और 1 बी को। तो इन्होंने बोला है स्टेट विच ग्राफ इज फॉर L1, कौन सा ग्राफ L1 वायर को रिप्रेजेंट करता है। तो L1 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी ग्राफ। क्यों, क्योंकि बी का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा आ रहा है, बी का रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, और इन्होंने बी की लेंथ ज्यादा दे रखी है। और बी का रेजिस्टेंस कब ज्यादा होगा, जब उसकी लेंथ भी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया। क्लियर है न्यूमेरिकल, ठीक है। अब हम इसके ओह्म्स लॉ की लिमिटेशन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है वैलिडिटी ऑफ ओह्म्स लॉ, या फिर हम बोल सकते हैं लिमिटेशन ऑफ ओह्म्स लॉ को हम स्टडी करेंगे। अब देखो जो ओह्म्स लॉ है, ओह्म्स लॉ नेचर का लॉ नहीं है, दिस इज नॉट दी लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर मीन्स ये नेचर का लॉ तो नहीं है, क्योंकि नेचर के जितने भी लॉ है वो जहां जहां पे नेचर है हर जगह एप्लीकेबल हो गए। जहां जहां पे नेचर है मतलब पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे यूनिवर्स में वो लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए एट एवरी कंडीशन, ठीक है। अब जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, हवा तेज चल रही है नहीं चल रही है, तो वहां पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता ही करता है। तो मतलब ग्रेविटेशनल लॉ है वो लॉ ऑफ नेचर है। तो इसी तरह जो ओह्म्स लॉ है ये लॉ ऑफ नेचर नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट यूनिवर्सल, इट इज नॉट यूनिवर्सल। क्यों नहीं है यूनिवर्सल, क्योंकि ये हर एक कंडीशन पे अप्लाई नहीं होता है। इट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इट इज नॉट एप्लीकेबल एट एवरी कंडीशन, एट एवरी कंडीशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल it is applicable only at normal working temperature, नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर के ऊपर एप्लीकेबल है, सिर्फ नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर पे एप्लीकेबल है। अब ना तो लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी लो टेम्परेचर पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, वेरी हाई टेम्परेचर पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। जब हम बात करेंगे वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर, तो इसमें क्या हो जाता है, जब बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर होगा तो जो हमारा कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। सुपर कंडक्टर मीन्स उसका रेजिस्टेंस लगभग जीरो होके करंट एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। जीरो रेजिस्टेंस कंडक्टर जिसको हम बोलते हैं वो बन जाता है सुपर कंडक्टर। तो जब अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है तो वो सुपर कंडक्टिविटी शो करने लग जाता है। इसलिए ओह्म्स लॉ की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ये सिर्फ
नॉर्मल वर्किंग सबस्टांस के लिए एप्लीकेबल है। पहली तो ये हो गई। दूसरी इसकी हो गई, ये सिर्फ ओहमिक कंडक्टर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक कंडक्टर के ऊपर एप्लीकेबल है। नॉन ओहमिक कंडक्टर की बात करें या फिर हम सुपर सेमीकंडक्टर्स की बात करें या फिर हम एलॉयज की बात करें, तो वहां पे ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे अगर हमने नॉन ओहमिक कंडक्टर लिया, तो नॉन ओहमिक कंडक्टर के अंदर जो आई और वी का ग्राफ आएगा वो आना चाहिए ऐसा, लेकिन आएगा कुछ ऐसा। मतलब जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे वो स्ट्रेट रिलेशन नहीं रहेगा। करंट जरूरी नहीं है बढ़ता जाए, वो कांस्टेंट हो जाता है या फिर उतनी प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा जितने प्रोपोर्शन में वोल्टेज बढ़ रही है। ये नॉन लीनियर कर्व है, नॉन लीनियर। किसके लिए? ये नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के लिए, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के लिए। या फिर अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, तो इसको रब कर दो एक बार, ठीक है। अगर हमने सेमीकंडक्टर की बात की तो हम पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। करंट मिली एम्पियर में, करंट इधर माइक्रो एम्पियर में अलग अलग होता है। जब हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं तब अलग होता है, रिवर्स बाइस में अलग होता है। वोल्टेज सेम रहेगी वोल्ट के अंदर, ठीक है। जब हम फॉरवर्ड, ये सेमीकंडक्टर का ग्राफ है, सेमीकंडक्टर के अंदर देखो, हमें पता जो कंडक्टर होते हैं ओहमिक कंडक्टर, वो ग्राफ ऐसा आता है। तो नॉन ओहमिक में ऐसा आ गया, इसमें ऐसा आएगा, और इन रिवर्स बाइसिंग में आएगा बिल्कुल शार्प इंक्रीज, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर के अंदर भी इसका मतलब ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं किया। उसके बाद हम अगर एलईडी वगैरह के अंदर देखें, एलॉयज में, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड हो गया एलईडी के अंदर, ठीक है। करंट मिली एम्पियर में, वोल्टेज हो गई, तो कुछ इस तरह का ग्राफ ऐसे शो करेगा कि एक वैल्यू ऑफ करंट होगी डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज के ऊपर। वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन इतनी वोल्टेज पे करंट हर बार वही रह रहा है। दैट मीन्स प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इस तरह से कुछ कंडक्टर्स को छोड़ के ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, ना ही वो बहुत कम और बहुत हाई टेम्परेचर पे ओहम्स लॉ वैलिड होता है। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हमने ओहम्स लॉ को स्टडी कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे करंट डेंसिटी के बारे में। तो तब तक के लिए अपना प्रैक्टिस करते रहना। अगर कोई सजेशन हो तो दे सकते हो। बाकी जय श्री राम एवरीवन।